तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, शॉर्ट में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका नाम होता है पूरा, ठीक है। इसका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एप्लीकेशन वगैरह और बेसिक आइडिया लेंगे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें जो है पूरी कहानी, जैसे विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसकी बात करते थे, विजिबल लाइट की, वैसे यहाँ हम इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन की, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन की, और यूवी में यूवी लाइट की, विजिबल में विजिबल लाइट की, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करेंगे। इसका रेंज होता है 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। कहाँ से, यहाँ पे जो है ये वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में हम टर्म को लिखते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नैनोमीटर में, ऑप्शन में टिक लगाने को आ जाता है, 4 ऑप्शन देता है, नैनोमीटर में दे देता है, वो यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। बाकी इसको नॉर्मली हम 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स का मानते हैं। इसका रेंज जो है 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स है। और विजिबल का रेंज होता है 400 से 800 नैनोमीटर, और यूवी का रेंज होता है 200 से 400 नैनोमीटर। ये तीनों एमसीक्यू में कंटिन्यूसली पूछा जाता है। व्हेन आईआर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड, जब आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है तो केमिकल बॉन्ड्स वाइब्रेट। 2 केमिकल बॉन्ड होते हैं जैसे सी बल, ये जो है ना वाइब्रेशन देखने को मिलता है इसके बीच में। अब हर मॉलिक्यूल में 2 तरीके की वाइब्रेशन होती है, एक होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का कोई भी बॉन्ड है उसके बीच अगर हमारा क्या बोलते हैं उसको, अगर उसके बीच वाइब्रेशन हो रही है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के कारण, ठीक है, तो उसकी 2 प्रकार की वाइब्रेशन होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हमको देखने को मिलती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन उसके कंपेरेटिवली कम फ्रीक्वेंसी पे हमको बेंडिंग वाइब्रेशन देखने को मिलती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, बेंडिंग वाइब्रेशन में कम एनर्जी लगती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारे 2 मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन में हमारे 2 मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच एंगल चेंज होता है। एटम के बीच एंगल किस में चेंज होता है, बेंडिंग में। स्ट्रेचिंग में एंगल के बीच जो बॉन्ड होता है, वो एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। ईच बॉन्ड वाइब्रेट्स ऑफ अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी टू एवरी फंक्शनल ग्रुप गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक पीक। अब यहाँ पे जो है ना हर फंक्शनल ग्रुप एक कैरेक्टरिस्टिक पीक देता है। जब हम उसका ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसमें जो है ना हर फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, एक विशेष प्रकार का पिक देता है। तो इसको इसीलिए बोला जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो पहला ही इसका यूज़ है कि ये फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे मेन मतलब नेचर ही वो है कि वो फंक्शनल ग्रुप में एक कैरेक्टरिस्टिक विशेष प्रकार की पीक दे देता है, जिसकी वजह से हम उस फंक्शनल ग्रुप का पता इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। अब मैं कुछ लिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से नोट करना है। पहला है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, और साथ में अप्रॉक्स आईआर एब्जॉर्प्शन। अब ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में भी काम आएगा, थ्योरी में भी काम आएगा, बहुत जगह ये वाला काम आएगा, स्पेक्ट्रम बनाने के लिए काम आएगा बहुत जगह। पहला है अल्कोहल, यानी कि -OH, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में अल्कोहल ग्रुप दिखे -OH, तो वो ना अप्रॉक्स 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे आईआर में पिक देता है, ठीक है। ये उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे अल्कोहल जो है वो पिक देता है। अब आ जाते हैं सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, तो ये देगा 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पे। मतलब ये रफली आइडिया है, अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है तो उसके लिए। सी डबल बॉन्ड सी देता है रफली 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पे। चौथा सी ट्रिपल बॉन्ड सी देता है अपना 2000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, यानी कि 1200, 1600, 2000, हर बॉन्ड बढ़ने पे 1200 सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी पे, 1600 सी डबल बॉन्ड सी पे, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे 2000, 1200, 1600, 2000, और OH का 3300 पे। पांचवा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये देता है 2250 सेंटीमीटर इनवर्स में।
छठवा जो हो गया हमारा ये कीटोन ग्रुप देता है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, अब ये जो कीटोन बोलता हूँ जी, कार्बोनिल या कीटोन हमारे को मॉलिक्यूल में अगर ऐसा दिखे C डबल बॉन्ड हो तो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये शार्प पिक देता है, जबकि OH का जो पिक रहता है ना, हाँ एक स्पेशल डिटेल है कि OH का जो पिक रहता है ना वो ब्रॉड पिक रहता है। अल्कोहल की वजह से जो OH का पिक रहता है वो ब्रॉड पिक रहता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, वो आगे पढ़ेंगे। और जो ये वाला जो पिक होता है ना कीटोन या कार्बोनिल बोलना चाहिए इसको, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप, अब कीटोन की तरह यूज़ होगा तो कीटोन ग्रुप बोलेंगे, कार्बोनिल की तरह यूज़ होगा तो कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है ना इसका 1700 पे शार्प पिक आता है, जबकि अल्कोहल का ब्रॉड पिक आता है OH के कारण। OH में जो H है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल का पिक ब्रॉड पिक आता है 3200 से 3600 सेंटीमीटर के आसपास। 3300 तो मैंने ऐसे ही बताया कि एक रफ आइडिया रहे कि इसके आसपास का है, मतलब अल्कोहल बता रहा है करके। बाकी अल्कोहल का पिक ब्रॉड रहता है, जबकि कार्बोनिल का पिक जो है वो शार्प आता है। सातवां -C डबल बॉन्ड H, यानी कि एल्डिहाइड का अपने को देखने को मिलता है 1700 पे एक देखने को मिलता है, एक मिलता है 2700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। 1700 पे एक देखने को मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, और एक 2700 पे देखने को मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, एक विशेष प्रकार का चीज़ होता है जिसके कारण ना ये 2800 2950 पे CH रहता है, वो थोड़ा नीचे आ जाता है। इस कारण एल्डिहाइड में जो है ना हमको पीक देखने को मिलेगा 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे और 2700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं C डबल बॉन्ड O NH2। अब यहाँ पे NH2 की वजह से ना एक मिलता है 3400 पे, एक मिलता है 3500 पे। ठीक है, 3400 3500, अरे यार कैमरे में नहीं आया क्या, ये जो है ना इसमें जो है एक मिलता है 1700 में। ठीक है, इसकी वजह से किस में मिलेगा 1700 में, यहाँ पे कार्बोनिल की वजह से 1700 पे और NH2 की वजह से 3400 3500 पे। तो इसके 3 पीक मिलते हैं। इसके 3 पीक कौन कौन से, 1700 पे, 3400 पे और 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, ये 3 पीक दिखाता है 1700 पे कार्बोनिल की वजह से, और NH2 में जो है ना एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, एक असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। अगर ये पिछले सेम में रहा होगा तो मालूम होगा स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या है और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या है, नहीं पता तो वो आगे बताएंगे। 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे कार्बोनिल की वजह से शार्प पिक मिलता है, 3400 3500 पे एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से पिक देखने को मिलता है इसमें। 9वां हो गया -C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे भी एक 1700 की वजह से कार्बोनिल की वजह से, और एक मिलता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, 2 मिलता है 1700 पे और 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये एकदम फिक्स कोई डाटा नहीं है कि 1700 पे ही एकदम पिक में, 1715 1750 1720, ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, पर एक रफ आइडिया है कि 1700 पे कार्बोनिल की वजह से और OH की वजह से 3300 पे पीक देखने को मिलता है। अब -NH2 आ गए, तो -NH2 को बताया तो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स और 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 2 देखने को मिलता है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से, एक मिलता है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से। अब ये आ गया हमारा बेंजीन का देखने को मिलता है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पे। कौन कौन सा 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। बेंजीन के 3 पीक देखने को मिलते हैं, 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स और 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, उसमें बॉन्ड्स हमारा कंटिन्यूअस रेजोनेंस होता रहता है, इस वजह से 1400 1500 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पे 3 पीक देता है। ये ऑलमोस्ट फिंगरप्रिंट एरिया के आसपास देता है पीक। ठीक है, अब आ जाते हैं C सिंगल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O नहीं है, C सिंगल बॉन्ड O है, वो देता है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक पिक देता है। ठीक है, 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पे कौन देता है पिक, C सिंगल बॉन्ड O 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक पिक देता है। और एट लास्ट C सिंगल बॉन्ड H जो है ना वो 2850 से 2950 सेंटीमीटर इनवर्स पे पिक देता है, 2850 से 2950 सेंटीमीटर इनवर्स पे पिक देता है। ठीक है, मैं इन सभी फंक्शनल ग्रुप का जो डिटेल है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं नोट्स का डाल दूंगा।
तो हमको मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए। क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि कोई आईआर मॉलिक्यूल है, वो ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, हमको पूछता है मॉलिक्यूल कौन सा है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए एक आइडिया होना चाहिए कि हमको किस किस रेंज में कौन कौन पिक दिखाई देता है। ठीक है, अब दूसरा यूज जो है ना आईआर का, दूसरा जो यूज है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एवरी कंपाउंड हैज अ यूनिक आईआर स्पेक्ट्रम। हर कंपाउंड का यूनिक आईआर स्पेक्ट्रम होता है। अब बोलोगे फंक्शनल ग्रुप ही पता चल, नहीं, आईआर में जो है ना दो रीजन होते हैं, एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, कौन सा, फंक्शनल ग्रुप रीजन, और एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन, जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है ना वो 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ना वो 1500 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब क्या खासियत है कि फंक्शनल ग्रुप रीजन में उस पूरे मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल ग्रुप रहता है ना उसकी स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है फंक्शनल ग्रुप रीजन में, जबकि फिंगरप्रिंट रीजन में हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिंगरप्रिंट के तरीके से एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे हम सीधा बता सकते हैं उसके रेफरेंस स्पेक्ट्रम को देख के कि ये मॉलिक्यूल है करके। तो इसी को फिंगरप्रिंट रीजन की खासियत ये होती है कि वो प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए एकदम अलग स्पेक्ट्रम देता है, जिसमें जो है मॉलिक्यूल के हमको पता चल जाता है उसके रेफरेंस स्पेक्ट्रम से मिला के कि ये मॉलिक्यूल है करके। अब जैसे कि एवरी कंपाउंड हैज अ यूनिक आईआर स्पेक्ट्रम सो इट एक्ट्स लाइक अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट। एसीटोन शोज अ स्ट्रॉन्ग सी डबल बॉन्ड ऑफ पीक अराउंड 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। अब एसीटोन में तो CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3, तो यहाँ पे तो CO है तो शार्प पीक देगा ही देगा, और CH का भी मिलता है 2850 से 2950 सेंटीमीटर इनवर्स पे। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आइडेंटिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय ऑब्जर्विंग चेंजेस इन OH एंड NH पीक्स। जो NH पीक होती है ना और OH पीक होती है, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी पता चल जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फिनॉल शोज अ ब्रॉड OH एब्जॉर्प्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि क्या होता है, अगर NH पीक में या OH पीक में ब्रॉडनिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर ये इस टाइप का ग्राफ देखने को मिल रहा है ऐसा फैला हुआ है, तो ब्रॉडनिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्रॉड पीक आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट कर रहा है वहाँ पे। तभी तो मैंने बताया था अल्कोहल में हमको OH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है ब्रॉड पीक देखने को मिलता है। तो आईआर का उपयोग जो है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेक्शन में नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पता करने में आईआर का हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर ब्रॉड पिक देखने को मिल रहा है OH या NH का, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट कर रहा है। चौथा हो जाता है डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिंगरप्रिंट एरिया में अलग से पिक मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को पता कर रहे हैं, तो हम उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट पता कर सकते हैं, और अगर हमारे पास वेट हो तो आसानी से हम उसको पता कर सकते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। आईआर हेल्प्स टू डिटरमाइन टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, बिल्कुल कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है पता चल जाता है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाता है। प्योरिटी टेस्टिंग यूज टू चेक प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कंपेयरिंग द आईआर स्पेक्ट्रम लाइक नॉन रेफरेंस। अब प्योरिटी चेकिंग का पॉइंट को समझते हैं। प्योरिटी चेकिंग का पॉइंट ऐसा है कि हमारे पास कोई प्योर अल्कोहल का हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम है, हमको एक अलग से अल्कोहल का अभी सैंपल मिला है जिसकी हमको प्योरिटी चेक करनी है, तो हमारे पास प्योर अल्कोहल का स्पेक्ट्रम लेंगे, देन हम सैंपल का स्पेक्ट्रम लेंगे। अगर दोनों का स्पेक्ट्रम सेम आता है, यानी कि जितना अधिक सेम है उतने प्रतिशत जो है वो सैंपल प्योर है, तो प्योरिटी चेकिंग में, फार्मा में आदि में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का 5 यूज़ है। पहला तो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने में किसी भी मॉलिक्यूल का, दूसरा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सी है ये भी पता कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास रेफरेंस स्पेक्ट्रम हो उस मॉलिक्यूल, मतलब उस मटेरियल का, कंपाउंड का। तीसरा क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका पता कर सकते हैं। चौथा उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। पाँचवा उसकी प्योरिटी के बारे में पता कर सकते हैं कि रेफरेंस से वो कितना प्योर है।